हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की तरफ रुख करें उससे पहले आपको मध्य प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों के बारे में जानकारी दे दें। आज की सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के आनंद राय को एक दिन के पुलिस रिमांड में सौंप दिया गया है। सीधी में पत्रकारों से बदसलूकी केस में बड़ा एक्शन लिया गया और कान्हा में लाल आतंक का साया देखा जा रहा है। तो वहीं शहडोल में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। शहडोल से मिल रही है, ट्रक और कार की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई है। दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मैहर से ये पूरा परिवार दर्शन कर लौट रहा था। सभी लोग जयसिंह नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ट्रक और कार की भिड़ंत और हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके ही साथ बताया जा रहा है कि सभी लोग मैहर से दर्शन कर लौट रहे थे। जयसिंह नगर थाना क्षेत्र की यह घटना। तो शहडोल में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टक्कर कितनी भयानक रही होगी कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। जयसिंह नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। एमपीटीएटी पेपर लीक मामले में विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को 1 दिन की पुलिस रिमांड दी है। 24 घंटे तक मामले में क्राइम ब्रांच आनंद से पूछताछ करेगी। कोर्ट में दोनों ही पक्षों के वकीलों के बीच 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक बहस चली। क्राइम ब्रांच ने मामले की छानबीन समेत पूछताछ के लिए कोर्ट से 12 अप्रैल तक की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलील को सुनकर 1 दिन की रिमांड दी है। कल दोपहर डॉक्टर आनंद राय को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस इस बीच न सिर्फ पूछताछ करेगी बल्कि साइबर एक्सपर्ट के जरिए सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप और तमाम ऑनलाइन मैसेंजर्स को भी जांचेगी। कोर्ट से निकलते वक्त आनंद ने मीडिया से कहा कि वो पुलिस को पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, मामले में सच की जीत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सब व्यापम घोटाला उजागर करने के कारण हो रहा है। बता दें कि आनंद राय को गुरुवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली से हिरासत में लिया था। शुक्रवार सुबह ही उन्हें भोपाल लाया गया था। किया गया था पेपर आउट होने के संबंध में। इसके पहले भी कुछ ट्वीट्स उनके खिलाफ किए गए थे और ये लगातार उनको हरेस और बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। उस संबंध में एक एफआईआर आजाद थाने में दर्ज हुई थी, जिसको बाद में क्राइम ब्रांच थाने ट्रांसफर कर दिया गया था। उस संबंध में अभियुक्त को पकड़ कर लाए थे आज हमारा क्राइम ब्रांच थाना, और उसने कुछ पूछताछ के लिए रिमांड मांगी थी, जिसको न्यायालय स्वीकार करके और कल तक के रिमांड दी है। सीधी जिले में पत्रकार और अन्य साथियों के थाने में अभद्रता का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी भोपाल एसएसपी अमित सिंह को मिली है। अब इस मामले में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है और 1 सप्ताह में डीजीपी और डीवाईजी से जवाब मांगा गया है। इधर डीजीपी सुधीर सक्सेना ने मामले में संज्ञान लिया। एसपी रेडियो अमित सिंह को जांच अधिकारी बनाकर सीधी भेजा गया है। अमित सिंह मामले की जांच कर डीजीपी को रिपोर्ट सौंपेंगे। डीजीपी के निर्देश पर इस मामले में पहले ही थाना प्रभारी और एसआई निलंबित हो चुके हैं। कोतवाली थाना प्रभारी मनोज सोनी और अमिलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में सियासी जमीन मजबूत करने अब कांग्रेस के दिग्गज नेता पूरे प्रदेश का दौरा कर सड़क मार्ग से करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, दिग्विजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सड़क मार्ग के जरिए पहुंचेंगे और लगातार जनसंपर्क करेंगे। बीते दिनों हुई कांग्रेस की बैठक में सर्वसहमति से यह फैसला हुआ है कि अगला चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। साथ ही कमलनाथ कैबिनेट में मंत्री रहे नेताओं को भी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होने की हिदायत दी गई है। इंदौर में कृषि मंत्री कमल पटेल ने महंगाई पर एक बड़ा बयान दिया है। पटेल का कहना है कि यूक्रेन और रूस के कारण पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी हुई है, लेकिन फिर भी बाकी देश के मुकाबले भारत में महंगाई केवल 5% बढ़ी है। साथ ही गेहूं के निर्यात को लेकर उन्होंने कहा कि विदेशों में गेहूं की डिमांड बढ़ी है। सीएम ने भी केंद्रीय मंत्री से गेहूं निर्यात को लेकर बात की है। अब जल्द ही विदेश में मध्य प्रदेश का गेहूं जाएगा। वहीं मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कम किसानों का उपार्जन केंद्र पर पहुंचने पर कहा कि अच्छी बात है, इससे किसानों को फायदा होगा। किसान जितना अधिक दाम से निजी व्यापारियों को बेचेंगे उतना ही फायदा उन्हें होगा।
को खेती के साथ साथ लागत उसकी कम आए, उपज अधिक और उसके उचित मूल्य मिले और अच्छे रेट मिले, और इसलिए निर्यात का भी देखिए। और हमारे देश में विदेशी पूंजी आएगी, हमारे देश का जो खाद्यान्न है वो विदेशों में जाएगा। और एक बार जब हमारा MP का गेहूँ जो सोना जैसा गेहूँ है आज, उसकी ब्रांड पूरे हिंदुस्तान में लेकिन पूरे विश्व में होगी, और उससे हमारे किसान की आय कई गुना बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के विद्यार्थियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सत्र 2022-23 में निजी, सरकारी और अनुदान प्राप्त कॉलेजों में पाठ्यक्रमों की फीस न बढ़ाने का आदेश दिया है। इस फैसले से कोरोना काल के बाद आर्थिक रूप से परेशान अभिभावकों और उसके साथ ही छात्रों को भी बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि इससे फीस में 10 से 20% की बढ़ोतरी की तैयारी में बैठे निजी कॉलेजों को जरूर झटका लगेगा। उच्च शिक्षा विभाग की अकादमिक शाखा के OSD ने बताया कि इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इंदौर नगर पालिका निगम ने बजट पेश कर दिया है। 7,000 करोड़ से ज्यादा के बजट में सबसे ज्यादा पेयजल और सीवरेज सिस्टम पर खर्च किए जाएंगे। बजट में इस बार किसी भी टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके साथ ही शहरी विकास के साथ एयर इंडेक्स को सुधारने, वाटर हार्वेस्टिंग पर भी ज्यादा फोकस किया गया है। राजनीतिक वोट खत्म होने के बाद निगम प्रशासक और अधिकारियों ने तीसरा बार इस बार बजट पेश किया। बजट में अधोसंरचना के साथ ही खेल, शहर में हरियाली का ध्यान रखा गया है। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर विधानसभा में खेल का मैदान तैयार किया जाएगा। साथ ही वार्ड स्तर पर सिटी फॉरेस्ट अहिल्या वन का निर्माण होगा। साथ ही भिक्षक मुक्त शहर के लिए भी अलग से प्रावधान किया गया है। ये नगर निगम का बजट प्रस्तुत किया गया और उसको अप्रूव किया गया। अमृत फेज 2 में सीवरेज से पूरा कवर करने के लिए, वाटर कनेक्शंस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए टंकियां बनाना, सब कुछ। और तीसरा लाइट में LED लाइट्स पूरा उसमें कन्वर्ट करने का तीनों प्रावधान इस बार रखे हैं। ये है कि 2025 तक हम लोग जो अपने सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ के भी लोगों को पानी पहुँचा सकें, और शहर की जो बढ़ती डिमांड है पानी की उसको भी हम लोग इसके थ्रू कंप्लीट कर सकें। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, पेरिफेरल एरिया में ही सीवर नेटवर्क सिस्टम को बढ़ाने के लिए लगभग हम लोगों ने 2 से 3 नए STP और 2 STP का अपग्रेडेशन रखा है। ग्वालियर में अवैध नल कनेक्शन नगर निगम के लिए बड़ी परेशानी बन गए हैं। दरअसल शहर में नगर निगम के पास 2,32,000 मकान रजिस्टर्ड हैं, जबकि नगर निगम केवल 1,40,000 उपभोक्ताओं को ही जल देता है। लिहाजा शहर में 92,000 अवैध कनेक्शन हैं। ये ऐसे कनेक्शन हैं जो मुख्य लाइन से कनेक्शन जोड़कर पानी ले रहे हैं, जिससे एक तो राजस्व की हानि हो रही है, वहीं लाइन के टूट जाने से जरूरतमंद लोगों को पानी भी नहीं मिल पा रहा है और हजारों लीटर पानी बर्बाद भी हो रहा है। अवैध कनेक्शन को लेकर अब निगम सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि निगम हर साल करीब 12 करोड़ बिजली के बिल पर, शहर में ट्यूबवेल पर बिजली और मेंटेनेंस के लिए हर साल 55 करोड़, प्लांट पर 8 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस खर्च, टैंकरों से पानी सप्लाई कर पर हर साल 2 करोड़, PHE कर्मचारियों को अलॉट किए गए वाहनों पर 1 करोड़ और लाइन की मरम्मत के लिए 5 करोड़, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए 17 करोड़ रुपए खर्च करता है। हमने अपने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को ही भेजा है फील्ड में। वो अपनी पूरी टीम के साथ कई जगहों पर जो है अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसमें अवैध कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको मोटिवेट किया जाएगा कि अवैध कनेक्शन करें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमान सिंधिया ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने हैं। उन्होंने आज युवा खिलाड़ियों से मुलाकात की और कहा कि ग्रास रूट लेवल पर खिलाड़ियों को ढूंढने के प्रयास करेंगे और ग्वालियर में बेहतर क्रिकेट देखने को मिले इसकी कोशिश भी करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं सिर्फ क्रिकेट की जिम्मेदारी में हूं और राजनीति में जाने का अभी उनका कोई इरादा नहीं है। देखिए, क्रिकेट के मैदान में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे यानी कि महाआर्यमान सिंधिया वो भी आ गए हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप, किस तरह से ऊंचाइयां देने की कोशिश होगी क्रिकेट की? अगर बात करें हम तो लगातार बहुत सारे स्कोप है, लेकिन अब क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि बहुत समय से ग्वालियर को क्रिकेट में कुछ मिला नहीं है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी यही आशा है कि हम सबसे पहले हमारे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको आगे लेके आए। लेकिन हम देख रहे हैं कि यही ग्राउंड था, लेकिन जहां पर सचिन ने सेंचुरी लगाई थी, डबल सेंचुरी लगाई थी, लेकिन एक क्रिकेट थम से गया। 11 साल से कोई बड़ा मैच नहीं है। अब क्या, किस तरह का फोकस रहने वाला? अब नया स्टेडियम भी आ रहा है, उससे भी काफी लोगों की आशा बढ़ गई है। मेरी भी आशा बढ़ गई है, हमारी पूरी मैनेजिंग कमेटी की आशा भी बढ़ गई है। तो हमारा फोकस रहेगा कि हम मैचेस भी लेके आए, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा फोकस होगा कि हमारे हम प्लेयर्स पे कंसंट्रेट करें। हमें मैचेस जीतने हैं, हमें चैंपियनशिप जीतने, उसी से यहाँ पे जोश बढ़ेगा
और प्लेयर की जो यहाँ पे सब जो प्लेयर्स है उनके भी सपने आगे बढ़ेंगे और बड़े सपने देखेंगे, तो यही फोकस होगी। एक पॉलिटिकल सवाल, क्योंकि कहा जा रहा है कि आप इसके रास्ते पॉलिटिकल भी आने वाले हैं आने वाले समय में, तो कैसे देख रहे हैं कि क्रिकेट की पिच से आप राजनीति की पिच पर? नहीं, मैं उससे कोई संबंध नहीं देखना चाहूँगा। ये मेरी रुचि की जगह है, इसलिए मैं इसमें कोई राजनीतिक संबंध नहीं देखता हूँ। जीडीसीए का आपको प्रभार मिला है, उपाध्यक्ष बनाए गए, अब क्या नया देने की कोशिश, क्या एक चैलेंज होगा जो आप ग्वालियर के लिए एक ऐतिहासिक हो आपके द्वारा, क्योंकि आपके पिताजी आपके दादाजी ने बहुत कुछ किया, आपकी तरफ से क्या कोशिश रहेगी? मेरी तरफ से मैं एक युवा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं प्लेयर्स से ज़्यादा समय बिताऊँ। उनके मेरा यही कर्तव्य होगा कि मैं उनके साथ खेलूँ, उनके साथ फिटनेस करूँ, उनका जोश बढ़ाऊँ। तो मैंने भी आज कोचेस को कहा है कि अब आगे वाले महीने में मैं भी यहाँ फिटनेस करने आऊँगा उनके साथ, तो उसी से उनकी जोश बढ़ेगी। नया वाला स्टेडियम को लेकर किस तरह का प्लान है, कब होगा शुरू, कब बन जाएगा, आगे का फर्दर प्लान क्या है? आप वो देखते जाएंगे। अगले साल के पहले भाग में स्टेडियम खुलना चाहिए, तो आप वो देखते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं महारमन सिंधिया जी हैं और लगातार वो अब जो क्रिकेट के मैदान में है वो आ गए हैं और क्रिकेट के मैदान से जैसे कि कहा जा रहा है कि वो राजनीति की पिच में भी आने वाले हैं और लगातार उसको लेकर वो प्रयासरत भी है। हम देख रहे हैं जिस तरह से कि वो सोशल कार्यक्रम हो चाहे पॉलिटिकल कार्यक्रम हो, वहां भी पहुंच रहे हैं और उसके बाद अब क्रिकेट की पिच पर पहुंचे हुए हैं और कहा उनका कहना है कि अब क्रिकेट के जरिए वो कई बड़ी ऊंचाइयां देने की कोशिश ग्वालियर को करेंगे। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अगले साल खेलो इंडिया के यूथ गेम्स होस्ट करने वाले हैं। पहली बार खेलों का महाकुंभ भोपाल में होगा। नेशनल राइफल एसोसिएशन हमें बिड कर रही है। ट्रैप गन अपने एशियन ट्रैप चैंपियनशिप एशिया स्तर की भोपाल में होगी। सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी के लिए हमें गर्व होना चाहिए कि ये हमारे यहाँ पर आई है। साथ ही यशोधरा राजे ने ये भी कहा कि समय की बात है, हम लोग पहले छोटे स्तर पर थे लेकिन मेहनत करने से ही आज ये सब संभव हुआ है। है कि हम अगले साल खेलो इंडिया के यूथ गेम्स हम होस्ट करने वाले हैं भोपाल में। ये पहले दफ़े इतने बड़े तादाद पे ऐसी बड़ी एक महाकुंभ जैसे खेलों की होगी। विदिशा के शेरपुरा इलाके में शराब दुकान खोलने का विरोध कर रही महिलाओं और बाहर आई महिलाओं के बीच जमकर झड़प हुई। बताया जा रहा है कि दूसरी जगह से आई महिलाओं को शराब ठेकेदार का समर्थन था। मारपीट की सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग अलग करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि महिलाएं हाथों में डंडे और मिर्ची पाउडर लेकर खड़ी हो गई। आपको बता दें, शराब दुकान के विरोध में पिछले 6 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पीतल मिल चौराहे के नज़दीक में एक शराब दुकान खुल रही है जो अभी शिफ्ट होकर आई है। इसको लेके कुछ महिलाएं आक्रोशित होकर के इसका विरोध कर रही थी, जिसमें महिलाओं को समझाइश दी गई है कि अगर उनको किसी प्रकार का विरोध है तो वैधानिक तरीके से और जो संवैधानिक तरीका है उस तरीके से अपनी बात प्रशासन को रख सकती हैं और निश्चित रूप से उनकी भी सुनवाई होगी। रेलवे स्टेशनों पर मालगाड़ियों के लिए बनाए गए कई गुड्स शेड्स को रेलवे निजी हाथों में सौंप रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जहां भोपाल मंडल के बनापुरा गुड्स शेड को अब PPP मॉडल पर निजी हाथों में सौंप दिया गया है और जबलपुर मंडल के झुकेही गुड्स शेड्स को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। इन सभी को PPP मॉडल में विकसित कर रेलवे सुविधाओं के विस्तार के साथ अपनी आय बढ़ाना चाहता है। रेलवे में गुड्स शेड में माल ढुलाई का सबसे बड़ा साधन होता है और बड़े ट्रांसपोर्टर व्यापार के लिए मालगाड़ियों का ही सहारा लेते हैं। गुड्स शेड की जर्जर हालत से न सिर्फ माल ढुलाई पर असर पड़ता है बल्कि रेलवे के राजस्व पर भी असर दिखता है। ऐसे में रेलवे ने सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर गुड्स शेड्स को अब PPP मोड पर निजी हाथों में सौंपने की योजना बनाई है। हालांकि इसका विरोध भी तेज हो गया है। गुड्स शेड को प्राइवेट हाथों में देने का निर्णय किया है, जिसका यूनियन विरोध करती है। पूरा पैसा रेलवे का लगा करके और गुड्स शेड का निर्माण कराना, उसका मेंटेनेंस कराने के बाद सब रेडी करके और निजी हाथों में देने से रेलवे को नुकसान होगा, रेल राजस्व का नुकसान होगा। गुड्स शेड जो भोपाल मंडल का है उसका PPP मोड पे डेवलप करने का ऑलरेडी उस कार्य को अवार्ड कर दिया गया है। साथ ही साथ झुकेही गुड्स शेड में भी प्रस्ताव के तौर पर अभी योजना बनाई जा रही है और जल्दी इस कार्य को भी अग्रेसित किया जाएगा।
जबलपुर में कॉपी किताब और यूनिफॉर्म माफिया पर जिला प्रशासन अपना शिकंजा कस रहा है। प्रिंट रेट से ज्यादा कीमत पर कॉपी किताब बेचने के मामले में चिल्ड्रन बुक हाउस के मालिक और उसके कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद प्रशासन ने दुकान को सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों से अभद्रता करने के बाद अधिकारियों ने दुकान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। इसके अलावा राधिका बुक डिपो और अन्य दुकानों पर भी प्रशासन ने कार्रवाई की। कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय श्री सुरेश सोनी द्वारा कार्रवाई कर इसको सील किया गया है। तो उसके संबंध में दुकान संचालक के द्वारा कुछ विरोध किया जा रहा था, जिससे हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग आए वहाँ यहाँ पर और इनको जो है यहाँ से हटाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए रात 10 बजे का बुलेटिन मेरे सहयोगी रसिका पांडे के साथ। नमस्कार।